जर्मन लेपर्ड टैंक को लेकर पश्चिम में भारी मतभेद है। यूक्रेन को डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है जर्मनी। 2 दिन पहले ही जर्मनी को टैंक देने का हुआ था फैसला। जर्मनी पर पश्चिमी देश बना रहे हैं लेपर्ड टैंक देने का दबाव। तो जर्मनी पर प्रेशर तो बिल्डअप किया जा रहा है लेपर्ड टैंक देने का, लेकिन अभी तक जर्मनी ने फैसला नहीं लिया है कि क्या यूक्रेन को लेपर्ड टैंक की मदद दी जाएगी। देखिए, इस बीच आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। ये लेटेस्ट वीडियो है जो कि वॉर जोन से सामने आ रहा है। लगातार हमले तो हो रहे हैं और नेटो कंट्रीज पश्चिमी देशों की मदद से ही जो अत्याधुनिक हथियार हैं वो पहुंच रहे हैं यूक्रेन के पास, और उसी की बदौलत 1 साल लगभग जंग को होने को है और यूक्रेन रूस के खिलाफ डटा हुआ है, टिका हुआ है मैदान में। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पश्चिमी देशों के बीच मतभेद क्यों है। अगर पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यूनाइटेड खुद को दिखा रहे हैं, तो फिर हथियार भेजने को लेकर एक दूसरे के बीच में ये मतभेद क्यों सामने आ रहा है। खास करके जर्मनी क्यों है इतना कंफ्यूज लेपर्ड टैंक देने को लेकर। आइए देखते हैं कि जर्मन लेपर्ड टैंक ने कैसे पश्चिम के बीच के रिश्तों को उलझा कर रख दिया है। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। देखिए, 2 दिन पहले ही यूक्रेन को लियोपार्ड टैंक देने का फैसला किया गया था। लेपर्ड टैंक देने का फैसला किया गया था। जर्मनी में 50 देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक बाकायदा हुई थी और इसी बैठक में इस फैसले पर पहुंचा गया था। जर्मनी स्थिति यूएस सैन्य बेस में 20 जनवरी को हुई थी ये हाई प्रोफाइल मीटिंग। जर्मनी में स्थित यूएस सैन्य बेस में ये मीटिंग हुई थी, लेकिन इस जर्मन टैंक की डिलीवरी पर बात अटक गई है। यानी कि डिलीवर यूक्रेन को कब होगा ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। जर्मनी लियोपार्ड टैंक देने पर अभी तक रजामंद नहीं दिख रहा है। एक मत पर वो नहीं पहुंच पाया है कि क्या ये टैंक देना चाहिए यूक्रेन को या नहीं, और इस फैसले को रूस ने युद्ध को भड़काने वाला बताया है। जाहिर है जिस तरीके से पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, रूस पहले से ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। रूस की चेतावनी से जर्मनी समेत कुछ देश अलर्ट हो गए हैं, सतर्क भी हो गए हैं। पश्चिमी देश कई और हथियारों की डिलीवरी पर एक मत नहीं है, एक राय नहीं बना पा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जिस तरीके से मदद हथियारों की जा रही है, यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है, ये बात पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स के साथ ये जानने की हम कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके से लेपर्ड को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। युद्ध के इन हालात में लेपर्ड कितना महत्वपूर्ण है और यूक्रेन को मदद के तौर पर ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स के साथ, डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि ये वही लेपर्ड टैंक है जो पुतिन को और ज्यादा आग बबूला करते आ रहे हैं। ये कितना बड़ा इशू आखिर क्यों बन चुका है, आज इस खबर पर हम चर्चा कर क्यों रहे हैं, समझने की जरूरत है, क्योंकि रूस के किसी भी टैंक को ये ध्वस्त करने में सक्षम है। बड़ी बात है, रशियन T-72 इसके आगे नहीं टिक सकता है। साथ ही 1970 से काम कर रहा है ये एक बैटल टैंक और कोल्ड वॉर के जमाने में बनाया गया था। अब समझिए इसकी अहमियत। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए जरूरी है क्योंकि आज ये बहुत महत्वपूर्ण है जंग के इस हालात में यूक्रेन के लिए। अब नेटो के किसी भी एक्शन में सबसे आगे 2000 मीटर तक इसकी रेंज है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, 1500 हॉर्स पावर्स का ये इंजन, और ऑपरेशन में जिस तरीके से ये आसान है समीर, ये हम चर्चा इसीलिए भी आज अपने एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगी एक्सपर्ट्स को आप इंट्रोड्यूस करें और ये दर्शकों को बताएं कि आज युद्ध के इस 1 साल पूरे होने पर यूक्रेन के लिए ये कितने बड़े मददगार हैं। बिल्कुल, जर्मन लेपर्ड्स को लेकर जो तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कमांडर राजीव सरदाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। संजय सॉय साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, ऐसे वक्त में जब मेन बैटल टैंक्स देने की मांग तेज हो रही है और ये आसार जताए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त यूक्रेन को ये मदद मिल सकती है, अगर ऐसा हुआ और खास करके लेपर्ड टैंक्स अगर दिए जाते हैं यूक्रेन को, तो क्या फर्क पड़ेगा जंग में? ऐसा कि अभी तक जैसा हम देख रहे हैं कि ये टैंक जो है एक आक्रामक हथियार है, ये जो जंग के को एक अलग मोड़ पे ला सकता है। यूक्रेन को अभी तक जो दिए गए हैं वो है डिफेंसिव वेपन सिस्टम, चाहे जेवलिन हो या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हो, छोटे छोटे सिस्टम दिए गए हैं। कोई बहुत बड़ा आक्रामक सिस्टम देने में पश्चिमी देश हिचकते रहे हैं, चाहे वो मिसाइल हो, लॉन्ग रेंज रॉकेट हो या ये टैंक हो। आज भी अगर हम देखें कि लेपर्ड टैंक पर बात अड़ी हुई है,
जर्मनी कह रहा है आप पहले M1 अब्राहम क्यों नहीं देते, अमेरिका को कह रहा है वो, और मुझे आप कह रहे हो लेपर्ड 2 टैंक दे दो। तो ये कोई ये भी मतभेद देश क्या रूस के डर की वजह से ही है सिर्फ? नहीं, बिल्कुल कोई भी देश आज रूस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पुतिन बार बार उनको वार्निंग दे रहे, और यूक्रेन को अगर आक्रामक हथियार दिए गए तो यानी कि यूक्रेन लड़ाई को रूस में ले जा सकता है, जो वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस एक हल्की सी आग जलती रहे, छोटे छोटे हथियार देते रहे, छोटी छोटी मदद देते रहे और रशिया को ब्लीड करते सर रहे। ये संजय सर, ये क्या वही लग रहा है कि जर्मनी नहीं चाहता कि रूस के गुस्से का जो शिकार है वो जर्मनी को होना पड़े? क्या ऐसा लग रहा है? इस पर हम बात करेंगे। देखिए एक और बड़ी खबर जो अभी बात इंडिकेट की गई, जो बात कही गई संजय सोई सर की तरफ से, अब्राहम टैंक यूक्रेन को देने पर मुकर रहा है अमेरिका। यूक्रेनी मौसम को बताया जा रहा है इसके पीछे वजह। अमेरिका का दावा है वॉर में इससे यूक्रेन को लाभ नहीं होने वाला। ऑपरेट करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, पेंटागन की तरफ से कहा गया। तो देखिए एक तरफ जर्मनी इस बात पर अभी मुहर नहीं लगा पाया है, एक राय नहीं बना पाया है कि लेपर्ड टैंक देना या नहीं, लेकिन वहीं अमेरिका मुकर चुका है। अब आपको ये दिखाते हैं कि यूक्रेन को अब्राहम टैंक ना देने के पीछे अमेरिका किस तरह का तर्क गिना रहा है। ये सभी तर्क इस वक्त आपके सामने। अमेरिका के 7 बड़े बहाने क्या हैं जो सामने आ रहे हैं? यूक्रेनी मौसम का बहाना कि यूक्रेनी मौसम के अनुकूल नहीं है अब्राहम टैंक, ज्यादा सर्द मौसम में यह कारगर नहीं हो सकता वॉर जोन में जो वहां पर हालात है। जेट इंजन को ऑपरेट करना आसान नहीं होता है, ऑपरेशन के लिए लंबी ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, रख रखाव में भी भारी खर्च होता है। इस वक्त इससे यूक्रेन को कोई लाभ नहीं होने वाला। अमेरिकी एड पैकेज में ये शामिल नहीं है। तो देखिए ये तमाम जो बातें हैं वो इस वक्त कही जा रही हैं। शाम सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये बात कही जा रही, जो अभी संजय सर ने बोला कि एक तरफ अमेरिका को लेकर जर्मनी बोल रहा है कि आप अपना अब्राहम क्यों नहीं देते हैं, और अमेरिका पूरी तरह से मुकर रहा है। आखिर हो क्या रहा है? वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों नहीं एक मत एक राय हो पा रहा है कि कैसे मदद दी जानी है यूक्रेन को? डीके पांडे जी। सॉरी सर। देखिए जहां तक बात है जर्मन के लेपर्ड टैंक्स की, तो एक मजेदार चीज जो सामने आई है कि लेपर्ड टैंक वो देखिए पहले उसने हामी भरी, लेकिन अभी जो टैंक हैं जर्मन के पास वो एडवांस टैंक्स हैं, और उसमें उससे काफ़ी उसमें नई टेक्नोलॉजी डाली है ताकि ये जो 70 किलोमीटर की स्पीड बताई गई है, ये स्पीड अब बढ़कर 120 तक जा चुकी है। और इसमें और भी कई एसेट्स ऐड किए गए हैं, और नहीं चाहता जर्मनी की किसी प्रकार से वो इन सबसे समझौता करे। जहाँ तक बात है इस समय कूटनीतिक कारणों की, तो निश्चित रूप से रशिया से वो किसी प्रकार का भी कोई मनमुटाव नहीं चाहता। उसके खुद के अपने जो उनके रिलेशनशिप में जो उनके इंटरेस्ट हैं वो भी निहित है। लेकिन मजेदार चीज़ ये है कि अमेरिका जो अब्राहम टैंक नहीं दे रहा है, उसके पीछे जो है मुख्य कारण है कि वो अपनी नीतियों को चाहता है कि मैं अपने पास जो मेरे हथियार हैं वो मेरे पास रहे, गुप्त रहे, और उसका कोई साझा नहीं करें। यानी कुल मिलाकर पांडे जी, कुल मिलाकर ये बहानेबाजी की जा रही है ना अमेरिका की तरफ से। पोलैंड को तैयार कर दिया गया है कि लेपर्ड टैंक की जो ट्रेनिंग है वो पोलैंड में हो जी, की, बिल्कुल सॉरी यूक्रेन की। तो ये जो है दांव पे जो चले जा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, बड़ा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, युद्ध के दौरान जो तमाम दांव पेच सामने आ रहे हैं उनको भी समझना जरूरी है। रूस की पश्चिम को चौंकाने वाली इस बीच धमकी आ गई। बर्लिन और पेरिस पर अटैक की दे दी गई है धमकी, रूसी मीडिया पर दी गई है। इसे लेकर गंभीर चेतावनी, एक और बड़ी वार्निंग देता हुआ नजर आ रहा है रशिया। इस खबर के हर मायने आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं रूसी प्रतिनिधि ने इसे लेकर और क्या कुछ कहा। ये बड़ी वार्निंग दी गई है बर्लिन और पेरिस पर अटैक को लेकर, रशियन मीडिया के जरिए दी जा रही है चेतावनी। शोल्स कहते हैं हर हाल में रूस को हरा देंगे तो हम हर हाल में अपनी फौज बर्लिन भेजेंगे, हम बर्लिन से अपनी फौज कभी नहीं हटाएंगे, यह कहा गया है। मैक्रोन यूक्रेन को बड़े बड़े टैंक्स देंगे तो हमें सेना पेरिस भेजनी होगी, यह साफ तौर पर कहा गया है। गोर्बाचोव, येल्सिन ने पश्चिमी यूरोप से सेना हटा ली थी, उस दौर की याद दिलाई जा रही है। खुर्शचेव ने फिनलैंड में अपना बेस बंद कर दिया था। इस तरह की गलतियां अब रूस नहीं करने जा रहा, यह कहा गया है। और सीधे तौर पर बर्लिन और पेरिस पर अटैक की दे दी गई है इशारों इशारों में चेतावनी।
तो वेस्ट वर्सेस रशिया की ये पूरी की पूरी लड़ाई आखिर किस मकाम पर जाती हुई नजर आ रही है? समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में रूस और पश्चिम के बीच, वेस्टर्न कंट्रीज के बीच तनाव इस लेवल पर क्यों चला गया, क्या कुछ हो रहा है, यह समझने की कोशिश करते हैं। रूस वर्सेस वेस्ट का यह मुकाबला क्या मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है? पिछले करीब 20 दिनों में यूक्रेन को कई नए हथियार देने की घोषणा हुई है। ब्रिटेन और जर्मनी ने ज्यादा मारक हथियार यूक्रेन को देने का फैसला किया, इसीलिए तिल मिलाया हुआ है रशिया। यूक्रेन को घातक हथियार देने को लेकर रूस लगातार आगाह करता रहा है कि यह मत कीजिए, इससे युद्ध की चिंगारियां और भड़केंगी, युद्ध और ज्यादा गंभीर मोड़ ले लेगा। कहा जा रहा है कि पश्चिमी देश क्रीमिया पर अटैक की योजना भी बना रहे हैं और पिछले दिनों यह भी खबर सामने आई कि अमेरिका ने बाकायदा ग्रीन सिग्नल दे दिया है यूक्रेन को क्रीमिया पर अटैक के लिए। रूस के सामने और ज्यादा आक्रामक होने के सिवा अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ऐसे में होगा क्या, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, किस तरह से मौजूदा जो स्थितियां, परिस्थितियां जंग के मद्देनजर बनती हुई नजर आ रही हैं, उनका आप आकलन करेंगे? किधर जाती हुई यह जंग नजर आ रही है, वेस्ट वर्सेस रशिया? शमीर जी, बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है जी। बर्लिन और मॉस्को के बीच में एक जो अनइजी हनीमून पीरियड चल रहा है पिछले 11 महीनों से। मैं आपको बता दूं, फरवरी में ही ओलाफ सोल्ज का जो टोन और टेनर था बहुत अलग था। फ्रांस, ओलाफ सोल्ज और इमैनुअल मैक्रोन का, फ्रांस और जर्मनी वो नहीं थे जो पोलैंड और लिथुआनिया थी। समझ लिया बात को शुरू से। तो शुरू से हम ये देखते आ रहे हैं कि एनर्जी को लेकर के, इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर के एक टोन नहीं था, लेकिन मिलिट्री असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूक्रेन को मिलता रहा है। लेकिन जो लेपर्ड 2 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये पोटेंशियल गेम चेंजर बनने वाला है और पोटेंशियल गेम चेंजर के आगे पुतिन को ये लगता है कि मिलिट्री बेस पे जो फ्रंट लाइन में हम अभी तक लड़ रहे थे, कहीं ये टैंक के आने से कोई तस्वीर न बदल जाए। सरदार सर, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी। क्या अब हथियारों को लेकर जो मतभेद देखने को मिला है पश्चिमी देशों के बीच, वो एक बड़ी वजह बनेगा यूक्रेन को कमजोर करने के लिए आने वाले समय में? देखिए, हथियार तो आते ही रहेंगे, लेकिन उनका एक स्टैगर्ड मैनर में आना जरूरी है, क्योंकि अगर एक साथ सारे हथियार दे दिए तो वो उनकी ट्रेनिंग ही नहीं कर पाएंगे यूक्रेनियन सोल्जर्स, और ना ही उनको इस्तेमाल कर पाएंगे, और ये हथियार एंड में रशिया के हाथ में ही लग जाएंगे। ठीक है सर। पूर्व अमेरिकी सील कमांडो की मौत के बाद अब अमेरिका भी सवालों के घेरे में है। वॉर जोन में डैनियल स्विफ्ट की मौत के बाद भारी विवाद हो चुका है और यूक्रेन की ओर से लड़ते पूर्व नेवी सील कमांडो की मौत को लेकर ये बड़ी खबर, जहां यूक्रेन के निप्रो शहर में हुई पूर्व सील कमांडो की मौत। इस बारे में चर्चा करने से पहले खास इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां अमेरिकी पूर्व सैन्य ऑफिसर की वॉर में मौत को लेकर आखिर किस तरीके से स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि क्या वॉर में यूएस की इसे अब डायरेक्ट एंट्री माना जाए, ये बड़ा सवाल है। पूर्व सील कमांडो डैनियल 14 जनवरी को घायल हुए और 19 को उनकी मौत की खबर आई। अब डैनियल स्विफ्ट निप्रो में यूक्रेन के लिए जिस तरीके से लड़ रहे थे, अमेरिका ने स्विफ्ट से किसी कनेक्शन से भी हालांकि साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन पूर्व सील कमांडो के वॉर में होने से जानकार वाकई हैरान है। इस बीच दावा ये कि वॉर में अब तक 6 अमेरिकी मारे जा चुके हैं। अब स्विफ्ट ने 2019 में अमेरिकी सेना से खुद को अलग जरूर कर लिया था, लेकिन यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद स्विफ्ट वॉर जोन में चले गए। यही बड़ी वजह है कि अब उनकी मौत को लेकर भी सर स्पेक्यूलेशंस इसी आधार पर लगाए जा रहे हैं। 6 अमेरिकियों की मौत का दावा, और इस बीच इनकी ये मूवमेंट, उस पर नजर जरूर थी, लेकिन इनकी मौत के बाद भी सवाल जरूर उठ रहे हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है पूरी इस कॉन्फ्लिक्ट का कि अभी तक जो अमेरिका का ये सूचना वॉरफेयर में ये था कि भाई हम इसमें खुद हम शामिल नहीं हो रहे, हम केवल हथियार से मदद कर रहे हैं। लेकिन बाइडेन जो है पिछले साल अप्रैल माह में जब वहाँ गए तो वो मिलने गए थे अमेरिकी टीम से। वो अमेरिकी टीम कौन थी? और तब से ये उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिकन, वो कह तो रहे हैं कि कोई उसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो अपरोक्ष रूप से उनके सैनिक वहाँ पर थे। वो युद्ध में शामिल थे कि नहीं, उसका तो जब तक कि पुष्ट खबरें नहीं आएंगी कहना मुश्किल है, लेकिन एक आंकलन के हिसाब से उनका उसमें कंट्रीब्यूशन माना जा रहा था। लेकिन अब ये जो अब बता रहे हैं कि इतनी डेड बॉडीज मिली हैं, तो निश्चित रूप से ये सही बात है। और ये लगातार और संजय सोय साहब, आप अपने एक्सपीरियंस से बेहतर समझा सकते हैं कि अगर पूर्व सैनिक, किसी दूसरे देश के पूर्व सैनिक दूसरे देश की जमीन पर लड़ने जा रहे हैं, तो
उन्हें क्या माना जाता है? उन्हें तो मर्सनरीज कहा जाएगा, यानी वो सैनिक मौजूदा दौर में तो है नहीं। यहां पर भी जिस सील कमांडो की मारे जाने की खबर सामने आ रही है वो 2019 में सेना छोड़ चुका था। नहीं, बिल्कुल समीर जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से यूक्रेनी सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है और जंग अभी तक जारी है, ये बात पहले भी मेरे दिमाग में कई बार आई है कि कैसे कहाँ से मैन पावर आ रही है, और अमेरिका ही नहीं और भी देशों के मर्सिनरीज वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं, जिनका ये अभी जैसे क्लियर कट जब डेड बॉडी सामने आई है जी, यहाँ भी दो बातें आती हैं। एक तो अमेरिका ने मना कर दिया हमारा कोई लिंक नहीं है, लेकिन क्या अनऑफिशियली कोई लिंक है? क्या वो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस या CIA के बिहाफ पर काम कर रहा था, जहां पर कि वो लिंक साफ मना कर सकते हैं, और वहां पर उनको ट्रेनिंग देना, उनको ऑपरेशन गाइड करना, ये सब कर रहा था? या जो उनको इनपुट मिल रहे थे ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा, वो उनको इनपुट प्रोवाइड कर रहा था? के बीच में क्या आपको बिल्कुल कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी लगती है कि यूएस की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है इस वॉर में? अभी तक तो पीछे से मदद की जा रही थी यूक्रेन। नहीं, यहाँ पर हर आदमी डिनाई कर देगा। अमेरिका ने मना कर दिया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अनऑफिशियली क्या वो कितनी मदद कर रहा था, ये सब चीजें कभी भी बाहर निकल के नहीं आएंगी, क्योंकि पुराना सील कमांडो होने के नाते बहुत संभव है कि ऑपरेशन को डायरेक्ट कर रहा हो, इनपुट ले रहा हो, सैटेलाइट के द्वारा उनको खबरें पहुंचा रहा हो, और ये जो वहां पर ट्रेनिंग दे रहा हो, ये सब चीजें बहुत, यानी कि जो भी पॉसिबल हेल्प है वो जरूर यूएस यूक्रेन की करता रहेगा, लेकिन डायरेक्ट इस वॉर में कूदने की गलती नहीं करेगा, यही हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं। देखिए, एक और अहम खबर है, ब्रिटेन से सी किंग हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पर मुहर लग गई है। यूक्रेन को सी किंग डिलीवर कर रहा है ब्रिटेन। यूक्रेन को फिलहाल ब्रिटेन से 3 सी किंग मिल चुके हैं और कहा जा रहा है कि एक और सी किंग की डिलीवरी होने वाली है, जो कि ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को मिलेगी। और देखिए, ना सिर्फ सी किंग जो कि ब्रिटेन की तरफ से मिल रहे, बल्कि यूक्रेन को बहुत जल्द ही चैलेंजर 2 की डिलीवरी भी संभव है। ब्रिटेन ने चैलेंजर 2 टैंक देने का वादा किया है। यूक्रेनी कॉम्बैट ताकत को बढ़ाने में लगातार जो वेस्ट है वो बना हुआ है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चैलेंजर 2 जिसको देने का वादा किया गया है, और ये वॉर जोन में बेहद ही घातक टैंक इसको माना जाता है। तो सी किंग के साथ साथ, सी किंग हेलीकॉप्टर के साथ साथ चैलेंजर 2 के जरिए भी बड़ी मदद ब्रिटेन की तरफ से पहुंचाई जा रही है। सरदारा सर, मेरा सवाल आपसे ये बताइए कि जिस तरह से लगातार मदद का पहुंचाना वेस्ट की तरफ से, वेस्ट ये ठान कर बैठा हुआ है कि तब तक ये मदद जारी रहेगी जब तक यूक्रेन इस जीत में, इस युद्ध में जीत ना हासिल कर रहे। हालांकि इससे कोसों दूर यूक्रेन नजर आ रहा है, लेकिन क्या जो वेस्ट की ये जिद है वो उसका नतीजा है कि लगातार हथियार की सप्लाई और तबाही हम देख रहे हैं वॉर जोन में? देखिए, जो हथियारों की सप्लाई है वो उनके अपने फायदे के लिए, अपने हथियार बेचने के लिए, अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, और वो तब तक लगे रहेंगे जब तक यूक्रेन पूरा तबाह नहीं हो जाएगा, क्योंकि इससे उनका कुछ नुकसान हो नहीं रहा है। जो नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन का हो रहा है और मकसद उनका साधा जा रहा है। बिल्कुल। रूस यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका की बड़ी रणनीति सामने आई है। सोवियत समर्थक रहे देशों को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। इन देशों को अपने हथियार देगा अमेरिका। और आइए देखते हैं कि छोटे देशों को हथियार देने की ये पूरी अमेरिकी स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। कई विरोधी देशों को पाले में लाने की तैयारी में है अमेरिका। तो अमेरिका की तरफ से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं ये आप देखिए। उधर लैटिन अमेरिकी देशों को हथियार सप्लाई करने जा रहा है अमेरिका। इन देशों में मौजूद रूसी हथियारों को रिप्लेस करेगा अमेरिका। क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला हथियार देगा अमेरिका। इन तमाम मुल्कों में अमेरिका हथियार देने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका को फायदा क्या होगा इससे? इन देशों में रूस का प्रभाव खत्म होगा। अमेरिकी आर्म्स इंडस्ट्री को नया बाजार मिलेगा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। वैश्विक मंच पर रूस, चीन का दबदबा भी इससे निश्चित तौर पर घटेगा। डीके पांडे साहब, यानी कुल मिलाकर निकलकर बात वही सामने आ गई जिसका जिक्र हुआ, अमेरिका का आर्म्स प्लान। देखिए, वैश्विक का रीजन तो है ही मुख्य कि भाई मेरी जो इंडस्ट्री डाउन हो रही थी, जितने भी हैं लैटिन मार्टिन वगैरह, जितने भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वेस्टिंग हाउस वगैरह, ये इनके शेयर जो है मार्केट में डूब रहे थे। और जो ही यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उनके शेयर जो है वो 4 गुना 5 गुना और बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए, अभी बढ़ रहे हैं। जहाँ तक मज़ेदार चीज़ है, अभी हम जो बात कर रहे थे कि ये अमेरिका जो है रशियन बाकी देशों को क्यों देना चाहता है, उसके पीछे अभी यूक्रेन में जो लड़ाई हुई
वहां पर रशियन जो हथियार थे, उनकी जो सेना थी वो रशियन आर्म्स एम्युनिशन की ट्रेन थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक रुकावट थी अमेरिकन सपोर्ट में कि जो भी हथियार दिए जा रहे थे या जो भी उनको आर्म्स एम्युनिशन दे रहे थे, उनकी ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता था। तो अगर ये देश जहां पर कि ये संभावित खतरे हो सकते हैं, अगर अमेरिकन असेट्स वहां पर रहेंगे तो आसानी होगी उनको फ्यूचर में अपना आर्म्स भेजने में अमेरिका को। सर आपने, लेकिन ये इस वक्त किस रणनीति के तहत किया जा रहा है, इस बारे में चर्चा करने से पहले ये जानना इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बहुत जरूरी है कि आखिर लैटिन अमेरिकी देशों को लेकर इन दिनों ये कश्मकश क्यों है, ऐसी स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है। कुछ देशों में हालांकि अभी भी अमेरिका अब विरोध बेहद ज्यादा उसका रहा है, मुखर है अपने विरोध को लेकर, अपने स्टैंड को लेकर। इस बीच चीन ने यहां पर पैठ बढ़ाने की अगर कोशिश की है तो क्या यही एक बड़ी वजह है कि अमेरिका इस वक्त ऐसे फैसले ले रहा है। एक समीकरण अब हम आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए रखेंगे जहां यह समझा जाएगा कि आखिर लैटिन अमेरिका किस कश्मकश में है, क्योंकि कई लैटिन अमेरिकी देश नए वैश्विक पावर समीकरण को लेकर हालांकि यहां पर इस कश्मकश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब वेनेजुएला का नेतृत्व अमेरिका से रिश्ते नॉर्मल करना चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां ईरान ने वेनेजुएला को यूएस से दूर रहने की पहले ही हिदायत दी हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से निकारागुआ समेत कुछ लैटिन अमेरिकी देश चीन के करीब नजर आ रहे हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है अर्जेंटीना और अमेरिका के रिश्ते को लेकर, जो पिछले कुछ समय से हालांकि काफी तनावपूर्ण रहे हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात कि कैसे क्यूबा में दशकों तक चला अमेरिका विरोध अब कम हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि ये विरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। अब लैटिन अमेरिकी देशों को लेकर यूएस, चीन और रूस में टेंशन बढ़नी ऐसे में तय मानी जा रही है। मेरा सवाल संदीप त्रिपाठी आपसे है एज अ फॉरेन एक्सपर्ट, ये रणनीति इस समय क्यों अपनाई जा रही है, और ये इंफॉर्मेशन भी हमने समझने की कोशिश की कि आखिर इसकी पूरी बैकग्राउंड है क्या, किसके किस तरीके से रिश्ते हैं, ऐसे में अमेरिका किस विजन के साथ ये स्टैंड ले रहा है इस वक्त। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रेट गेम चल रहा है चाइना, रूस और अमेरिका के बीच में, उसको समझने की जरूरत है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं 1948 का। 1948 और 47 में टू मैन डॉक्ट्रिन आता है और 48 मार्शल प्लान आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कहा कि यूरोप की स्थिति बहुत खराब है, अब हम आपको रिकवरी दे, इकोनॉमिक रिकवरी करेंगे। और वो इकोनॉमिक रिकवरी नहीं था, वो सोवियत यूनियन को ब्लॉकेट करने का तरीका था। तो आज वही स्थिति है, सोवियत यूनियन के प्रभाव, रूस के प्रभाव को लैटिन अमेरिका हो और स्पेशली चाइना का जो इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में बढ़ा है, उसको रोकने के लिए कवायद है अमेरिका की। तो इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि एक तरह से सॉफ्ट पावर है कि हम आपको इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस करेंगे और आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कीजिए। जो पूरा लैटिन अमेरिका, कहीं ना कहीं आपने क्यूबा का जिक्र किया, एक हिस्ट्री लेगेसी रही है अमेरिका विरोध की। तो ये इतिहास के यदि आप पढ़ने देखेंगे तो मार्शल प्लान और टू मैन डॉक्ट्रिन के ही तहत आता है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। हाँ, चाइना का प्रभाव को कंटेन करने के लिए और रूस के जो आपने कहा सोवियत यूनियन का जो एरा था, जिसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रूस कहता है हमेशा, उसको कंटेन करने के लिए उसका एक प्रयास है। ठीक है संजय सोई सर, आपके पास आऊंगा क्योंकि आप इस पर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, लेकिन इस बीच सर एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। खैरसॉ के अस्पतालों से हटाए जा रहे हैं लोग। लगातार हमले की वजह से अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति भवन ने भी इस बारे में जानकारी दी है। निकाले गए लोगों की संख्या नहीं बताई गई है। तो ये देखिए तस्वीर सामने आई है खैरसॉ के अस्पताल की, जहां पर वो लोग जिनका इलाज चल रहा था, जो हॉस्पिटलाइज थे, उनको लगातार यहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। सर, ये कैसी इमरजेंसी की तरफ इशारा कर रहा है? हड़बड़ी में तेजी के साथ खैरसॉ के अस्पतालों को वहां से जो मरीज हैं उनको हटाया जा रहा है। ये दिखा रहा है कि यूक्रेन की हालत कितनी खराब है। खैरसॉ से रशिया ने विड्रॉ किया, लेकिन आज भी खतरा इतना ज़्यादा बना हुआ है। जिस प्रकार से मिसाइल अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं, रॉकेट अटैक हो रहे हैं, बर्बाद हो रहा है, तो वहाँ पे इसका मतलब सुरक्षित नहीं है। एक तरफ यूक्रेन कहता है कि हम उनके आधे से ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट गिरा देते, यानी कि वो इतनी सफल नहीं हो पा रहे। उनका एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब रूस धड़ाधड़ मिसाइल और रॉकेट के अटैक के द्वारा उनको सफलताएं मिल रही है, चाहे बखमुड हो, सोलेडोर हो, और जो डोनबास का इलाका है वहाँ पर उनको एक के बाद एक सफलता मिल रही है। और जो हमला रशिया के और तेज हो गए, जो शुरू में आपने यानी संजय सोई सर, ये आपको लग रहा है कि अगर टेक्निकल मूव था जो रशिया है जिसने पूरा खैरसॉ कब्जे में लिया था, इसके बाद एक बड़ा इलाका है जिसको खाली किया था और यूक्रेनियन फोर्सेस वहां पर एडवांस कर गई थी, वहां पर फिर से कब्जा कर सकता है रूस, इसलिए सब हो रहा है?
नहीं बिल्कुल ये दोनों बातें हैं क्योंकि रशिया ने अपनी फोर्सेस को कंसोलिडेट किया था। पहले जो फैली हुई थी ड्नाइपर रिवर के पार थी वो अपनी तरफ ले आया है और वहाँ पर पूरे ऑपरेशन जो है बख्मूट, डोनबास रीजन, लुहांस्क रीजन, यहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन केंद्रित किए हुए हैं। हो सकता है वो आगे ना बढ़े, लेकिन वहां पर एक तरह से बेलारूस की तरफ उन्होंने सेना भेजी है, जिससे यूक्रेन की सेना वहां डाइवर्ट हुई है। खेरसों पे अटैक हुए जहां वो उनकी सुरक्षा के लिए मजबूर है। और यहाँ पर जो उनके मेन ऑपरेशन चल रहे हैं वो डोनबास इलाका, लुहांस्क इलाका, बखमुट में इस वक्त सेंट्रिक पॉइंट बना हुआ है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए एक और बड़ी खबर है, बुल्गारिया ने पश्चिमी देशों को आगाह किया है यूक्रेन को हथियार ना दे। ये कहा बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने, यूक्रेन को हथियार देने से वैश्विक संघर्ष की आशंका है। जाहिर बात है कि बुल्गारिया का ये स्टेटमेंट ये बताता है कि वो रूस के साथ खड़ा है, क्योंकि पश्चिमी देशों को बार बार ये कहा जा रहा है बुल्गारिया के राष्ट्रपति की ओर से कि आप यूक्रेन को हथियार ना दें। लेकिन सरदाना सर जरा आप ये समझाइए हमें कि आखिर वो कौन सी लिमिट लाइन होगी जिस पर अमेरिका, ब्रिटेन या पश्चिमी देशों को लेकर के पुतिन एक मत पर आएंगे, एक फैसले पर आएंगे कि अब हद हो गई है यूक्रेन की मदद की, अब तो सीधा अटैक करना ही पड़ेगा। देखिए जब तक अमेरिका और नेटो के जो सैनिक हैं वो जमीन पे आके रशियन सेना से नहीं लड़ते हैं ओपनली और ऑफिशियली, तब तक रशिया को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये टैंक दे लें, ये तोपे दे लें, ये जहाज दे लें, इससे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा मानना ये है। लेकिन इन्हीं हथियारों की बदौलत तो रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं सर। ये देखिए आप, रूस बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को खो रहा है। देखिए वॉर का जो नेचर है उसमें तभी वॉर में ही कहते हैं सैनिक मरेंगे, पीस टाइम में तो नहीं मरेंगे। तो इसको वो पार्ट ऑफ द जॉब है, पार्ट ऑफ द सर्विस है कि अगर आप फौज में आए हैं तो मौत होना जंग में ठीक है। लेकिन डीके पांडे साहब, ये क्या नॉर्मल सिचुएशन मानी जाती है वॉर के दौरान अगर किसी दूसरे देश को सपोर्ट करना है जहां आप अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजना चाहते, तो ये क्या जो स्थितियां हैं ये नॉर्मल मानी जाएंगी कि आप अपने पूर्व सैनिकों को हथियारों से लैस करके यूक्रेन की धरती पर भेज दे रहे हैं? देखिए दो बातें हैं कि अगर आप साजो सामान से किसी देश की मदद करते हैं तो कूटनीतिक तौर पर उसका कभी विरोध नहीं किया गया, तो मुझे लगता नहीं कि आगे भविष्य में भी होगा। जहां तक जो दूसरी बात आपने कही कि जो उनके पूर्व सैनिक हैं उनको जो शेडो कवर में आगे भेजना और उनको वहां लड़ने के लिए कहना, वो भी नैतिक रूप से तो गलत है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि ये एक हमारी कूटनीतिक लाभ हमारा किसमें है, हमारे हित किसमें, राष्ट्र किसमें हित में है, हम किसमें अपनी क्षति को रोक सकते हैं, उसके लिए कदम बढ़ा सकते हैं। जहां तक आपने कहा पहले प्रश्न पूछा था कि ये लोग लड़ रहे हैं, रशिया इसके खिलाफ कैसे हैंडल करेगा, कैसे ये लोग मर रहे हैं। देखिए किसी भी सेना का सैनिक हो, उसके सामने अगर कोई दुश्मन आता है, वो चाहे मर्सनरी हो, चाहे नॉन मर्सनरी हो, चाहे फौजी हो, चाहे कोई भी, और उसके हाथ में हथियार है, तो वो फूल देने नहीं आ रहा है। इसमें जो पहले मारेगा वो रहेगा और जो सामने है वो टारगेट है। तो ये कहना कि वो लड़ रहे हैं या नैतिक है नहीं थे, वो बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी स्ट्रैटेजी निकलकर सामने आ रही है वेस्टर्न कंट्रीज की, जहां अपने पूर्व सैनिकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है ताकि मौका पड़ने पर पल्ला झाड़ लिया जाए। अटलांटिक में दिखा रूसी फाइटर हेलीकॉप्टर, रूस ने Ka-27 के जरिए दिखाई है अपनी ताकत। एडमिरल गोर्शकोव से Ka-27 ने भरी है उड़ान और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। तमाम अहम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन डॉक्टर संदीप, ये जो नाटो में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, ये कितनी हितकारी साबित होगी यूक्रेन के लिए? देखिए यूक्रेन इस बात से लेकर हमेशा परेशान है कि प्रारंभिक दिनों से ही उसको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा नाटो से जिस तरह का वो चाह रहा था, क्योंकि उसके पूरे ये वॉर का जो आधार ही है सपोर्ट, उसका अपना कुछ भी नहीं है। उसको इकोनॉमिक सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट तो मिलता रहा है, लेकिन उसकी इच्छाएं कुछ और है। अभी आपने जेलेंस्की को देखिए, वो कहते हैं कि यदि आपका सपोर्ट स्पेशल लेपर्ड को लेकर जब कहते हैं कि नहीं आया टाइम से, तो आप यहाँ पर खून खतरा देखेंगे, रक्त रंजित देखेंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि युद्ध कभी दूसरे देशों के सहारे किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर नहीं लड़े जाते हैं। ये आज भी जेलेंस्की की बात। लेकिन रूस के मौजूदा रुख को देखते हुए मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या नाटो कंट्रीज में भी फूट इस लेवल तक आ सकती है कि कौन यूक्रेन का साथ दे, कौन नहीं दे, इस पर बात होने लगे? समीर जी बिल्कुल, आप हम सब जानते हैं कि जैसे बुल्गारिया आपने अभी बताया, और मैंने हमेशा जर्मनी का उदाहरण देता रहा, एक अपने इनके राष्ट्रीय हित है, इनकी जनता भी इनसे जवाब मांगती है कि आप आखिर क्यों बिना वजह युद्ध में झोंक देना चाहते हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारे लोगों को। तो वो सवाल है, लीडरशिप को जनता के सामने जाना होता है। तो कई बार आपके राष्ट्रीय जो हित होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रेदर की। लेकिन दोनों स्तर पर अगर देखा जाए तो वॉर और सर्वाइवल यहाँ यूक्रेन के लिए बनी हुई है।
दोनों देश की जनता आप जवाब चाहती है, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूक्रेन हो, अपने लीडर्स से, क्योंकि अल्टीमेटली अब लोग सरवाइव करने लगे हैं। अगली बड़ी खबर भी है जहां देखिए किस तरीके से मॉस्को में ही यूक्रेन का समर्थन करने पर एक महिला की गिरफ्तारी हो गई। अब युद्ध के खिलाफ एक पोस्टर लेकर ये महिला खड़ी थी और पोस्टर में लिखा था यूक्रेन हमारा दुश्मन नहीं है। यही एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात कर रही हूं जहां आम लोग अगर अपनी राय भी रखते हैं तो भी उन्हें अब जेल पहुंचा दिया गया। बहुत सही आपने सवाल किया सुरभि जी, मैं इसी बात को हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि चूंकि यूके अभी अपने यूके और यूएसए ये कभी नहीं चाहते कि लॉजिकल एंड हो इस युद्ध का। आप ये बात समझिए, रूस चाहता है एंड हो, यूक्रेन चाहता है एंड हो, हार जीत कुछ भी हो, लेकिन यूके और यूएस कभी ये नहीं चाहते हैं कि इसका कोई निष्कर्ष निकले और इसीलिए कोई ऑफेंसिव डिलीवरी नहीं हो रही है। और अभी ऑफेंसिव डिलीवरी हो जाइए युद्ध पूरे निर्णायक दौर में पहुंच जाएगा और इसीलिए पुतिन की झिलमिलाहट है कि यदि लेपर्ड आ गया, यदि अब्राहम आ गया तो आप समझिए कि तस्वीर बदल सकती है। वो नहीं चाहते कि तस्वीर बदले, ये 2 साल 3 साल चलता रहे, वियतनाम और साबित होगा। को बस आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहेंगे कि हम हथियारों की सप्लाई करते रहेंगे। अल्टीमेटली जो बात सर कह रहे हैं कि किसी तरह का एंड यूएस खुद नहीं चाहता है। यूएस तो बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि उनकी हथियार की इंडस्ट्री बढ़ रही है। अगले 30 साल के उनके हथियार बिक चुके हैं, आगे एएमसी देना है, एनुअल मेंटेनेंस देनी है, ट्रेनिंग देनी है, स्पेयर्स देने हैं, तो उनकी इंडस्ट्री बढ़ रही है। संजय सोई सर, जेलेंस्की का भी ये सब समझेंगे, माइंड गेम जो वेस्ट वर्ल्ड का चल रहा है, यूएस और ब्रिटेन का चल रहा है। जेलेंस्की समझ रहे हैं, शायद समझ रहे हैं, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो अमेरिका के शब्द होते हैं, यूके के शब्द होते हैं, और वो दलदल में फंस चुके हैं। और ये बात बिल्कुल मैं अपने बाकी पहले से सहमत हूँ। मैं भी यही कहता हूँ कि आग को धीरे धीरे जलने देना चाहते हैं, धीरे धीरे जलती रहे, रशिया ब्लीड होता रहे, धीरे धीरे कमजोर होता रहे और किसी भी निर्णायक दौर पर वो लड़ाई को नहीं ले जाना चाहते। लेकिन एक बात ये भी है सर, अभी जो पोस्टर वाली हमने खबर दिखाई कि एक महिला ने कहा कि यूक्रेन हमारा भाई है, युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए रूस यूक्रेन के बीच में, और उसे अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस वहां पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुतिन के फैसले का विरोध तो उनके देश में भी कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि 1 साल में बहुत ज्यादा नुकसान रूस ने झेला है, आर्थिक रूप से भी, और सैनिकों का नुकसान तो खैर हो ही रहा है। नहीं, ऐसा है कि ये मैं मानता हूँ पकड़ा, लेकिन कितनी देर पकड़ा, कब छोड़ दिया, ये बात में नहीं आई है। हो सकता है पकड़ के ले गए, साइड में ले जाके वार्निंग दे के छोड़ दिया हो, ये बात भी हो सकती है। क्योंकि आप देखिए रशिया में आज भी व्हाट्सएप चल रहा है, आज भी वहाँ पर सोशल मीडिया चल रहे हैं, ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। मेरी खुद वहाँ पर मेरे मित्रों से बात होती रहती है। और फ्रांस वहाँ पे इनका रशिया का टीवी चैनल बंद कर रहे हैं, वो किस प्रकार से फोर्स कर। तो ये बात खाली एक वन साइडेड नहीं है, पश्चिम देश पूरा प्रेशर डाल रहे हैं रशिया के ऊपर। अब रशिया में चैनल्स पर कैसे स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं, वो बकायदा वीडियो जारी कर दिए जाते हैं, ये सोचते हुए कि आखिर रशिया किस विजन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए 333वां दिन है आज युद्ध का, बिल्कुल, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन ने जो इफेक्टिवली रिजल्ट दिया है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जिस प्रकार से नाटो कंट्री ने परोसा है पूरे विश्व को। सॉरी टू बटन सर, लेकिन अमेरिका, अभी रशिया ने भी तो एम्बैरेसिंग डिफीट फेस करी है ना इन 300 दिनों में। बिल्कुल, इसमें दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। देखिए इसमें जब भी युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान होता है। कोई अभी रिजल्ट तो हम कह नहीं सकते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि वो जब क्लेम कर रहे हैं कि लाखों सैनिक मर गए, तो लाखों सैनिक कहाँ से आए, जो कि लड़ाई कैसे चल रही है। बहुत सही बात है। और इन्हीं तमाम स्थितियों को देखकर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये जंग कितनी लंबी खींचेगी। और कई ऐसे मोड़ पिछले 1 साल में हमने देखे जब ये लगा कि ये जंग एमलेस होती जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, हासिल क्या करना चाहता है रशिया, ये पता नहीं चल पा रहा है।